How is the headache series turning for you? So now we are on the episode number 3, which is with Dr. Chandan Chandorkar, who's going to help us decode headaches the Ayurvedic style. She is an Ayurvedic doctor with a absolute specialization. The video was supposed to be uploaded on Friday, but since it's Kanchan's birthday, so this is our birthday gift from Monisha Sarge's Natural Beauty Club to Dr. Kanchan. Wish you a great happy birthday. So guys, enjoy the video. Do like, subscribe to our channel, and please make use of these amazing tips. Thank you. नमस्कार, मैं वैद्य कांचन जाधव, आयुर्वेदाचार्य, न्यूट्रिशनिस्ट एंड पंचकर्म एक्सपर्ट। आज हम सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम हेडेक के बारे में बात करेंगे। हेडेक को आयुर्वेद में शिरोशूल कहा गया है। तो उसके कॉजेज सबसे पहले देखते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपोजर टू हीट, डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन या डायरेक्ट एक्सपोजर टू स्मोक, इसकी वजह से हमें हेडेक हो सकता है। एक्सेसिव स्लीपिंग, एक्सेसिव स्विमिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज, इसकी वजह से हेडेक हो सकता है। रात को बहुत टाइम के लिए जागते रहना, एक्सेसिव कोल्ड या स्पाइसी वैसे फूड खाना, फर्मेंटेड फूड खाना, बेकरी आइटम्स खाना, कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर इनटेक, इसकी वजह से हमें हेडेक हो सकता है। सोते समय बहुत हार्ड और हाइट वाली पिलो लेके सोना, देन किसी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल से भी हेडेक हो सकता है। हमारे जो नेचर्स कॉल रहते हैं स्टूल और यूरिन पास करना, अगर उसको हम जानबूझ के रोक के रखते तो उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, उसी टाइम अगर हम उसको भी रोक के रखते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा हेडेक हो सकता है। बहुत ज़्यादा आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो उसकी वजह से हमारा जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसकी वजह से भी हमारा हेडेक हो सकता है। सडनली अगर क्लाइमेट में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी हमें हेडेक हो सकता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल कारण हो गए। उसके साथ साथ कुछ ऐसे शरीर में पैथोलॉजी होती है या डिसीजेस होती है, उसकी वजह से हमें हेडेक हो सकते हैं। तो अगर हमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो वो भी हेडेक के लिए कारण हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर मेटास्टेसिस, इसकी वजह से हेडेक हो सकता है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। डिसीजेस ऑफ नेक, आईज, ईयर, नोज, माउथ, टीथ, इनकी वजह से रेफर पेन होकर भी हमें हेडेक हो सकता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि 3 प्रकार के दोष हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर किसी कारणवश या ऊपर जो कारण बताए गए उसकी वजह से तीनों दोष या एक दोष या तीनों में से कोई 2 दोष अगर दूषित हो जाते हैं तो वो सिर में जाके शिरोशूल पैदा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 से 6 प्रकार के शिरोशूल बताए गए हैं। तो पहले हम बात करेंगे वात शिरोशूल के बारे में। तो वात दृष्टि के कारण होने वाला जो शिरोशूल है वो मोस्टली टेम्पोरल रीजन में रहता है या सिर के पीछे की साइड में रहता है और यहाँ पे हमें बहुत ऐसे पटनी जैसी पीड़ा होती है। सिर को थोड़ा सा मसाज करेंगे तो हमें अच्छा लगता है। कान में साई साई की आवाज़ें आती है। इंटॉलरेंस टू लाइट हो जाता है। पित्त दृष्टि के कारण होने वाला जो हेडेक रहता है पित्त शिरोशूल, यहाँ पे हमें ऐसे लगता है कि सिर में से धुआं निकल रहा है, बहुत हमें स्वेटिंग होती है, बदन हमारा गर्म रहता है, आँखों में बहुत सारी जलन हो जाती है, ब्रेकिंग पेन होता है, गिडीनेस होता है। कफ दृष्टि के कारण होने वाला कफशूल जो रहता है उसमें सिर में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, यॉर्निंग होती है। कफशिरोशूल मोस्टली रात को स्टार्ट हो जाता है। भूख नहीं लगती, नॉजिया फील होता है। उसके बाद आता है अर्धावभेदक शिरोशूल। तो अर्धावभेदक शिरोशूल में मोस्टली 1 साइडेड हेडेक रहता है जिसे हम माइग्रेन से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होने वाला शिरोशूल है माइग्रेन या अर्धावभेदक में, ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर टाइप का हेडेक रहता है। 2 से 3 दिन रहता है। किसी में ये 15 दिन के इंटरवल में आता है तो किसी में ये 20 से 30 दिन के इंटरवल में आता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो वह हमारे आइज़ और ईयर्स को भी अफेक्ट कर सकता है।
तो माइग्रेन में मोस्टली क्या होता है, तो जिसको माइग्रेन होता है वो इंटॉलरेंट टू साउंड, ऑर्डर या फिर लाइट को इंटॉलरेंट हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, उसके आँखों के सामने जिगजैग लाइंस आने लगती है, उसको नॉजिया फील होने लगता है। और फिफ्थ टाइप का जो हेडेक बताया गया है उसे सूर्यावर्त कहते हैं। तो नाम के हिसाब से इसका रिलेशन जो रहता है सन से रहता है। मोस्टली ये हेडेक जो रहता है मॉर्निंग में स्टार्ट होकर दोपहर में बहुत ही सीवियर हो जाता है और सनसेट के साथ जो हेडेक है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि कौन से ऐसे जो साइन है जिसको अलार्मिंग साइन बोलते हैं। तो अगर किसी हेडेक में हेडेक भी है और फीवर है, उसके साथ साथ नेक स्टिफनेस है, अगर उसके साथ साथ गिडीनेस है, आपका कॉन्शियसनेस लॉस हो रहा है, हेडेक बहुत दिनों से है, उसके साथ साथ स्लोली मेमोरी लॉस हो रहा है, उसके साथ साथ वेट लॉस हो रहा है, सडनली आपका बीपी शूटअप हो रहा है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, तो ऐसे कंडीशंस में हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आयुर्वेद में हेडेक के लिए 3 टाइप की चिकित्साएं बताई गई हैं। पहली निदान परिवर्जन, दूसरी शमन चिकित्सा, तीसरी शोधन चिकित्सा। तो निदान परिवर्जन में जिस कारण से हमें हेडेक हो रहा है उस कारण से दूरी बनाए रखना बताया गया है। लाइक किसी को सन में जाने से हेडेक हो रहा है या हीट से हेडेक हो रहा है, तो हम लोग सन एक्सपोजर मोस्टली अवॉइड करेंगे। अगर बहुत ही ज़रूरी बाहर जाना है तो हम लोग हेड को कवर करेंगे। किसी को रात को बहुत लंबे टाइम के लिए जागने से हेडेक हो रहा है, तो मोस्टली हमें 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी रहती है, तो जल्दी सोने की कोशिश करेंगे। किसी में कॉन्स्टिपेशन से हेडेक हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह से कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन हम लोग ले सकते हैं। अगर एसिडिटी की वजह से हेडेक हो रहा है तो मोस्टली हम लोग बहुत ही खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें, ये वाली चीज़ें हम लोग अवॉइड करेंगे। अगर हमें कफ के कारण हेडेक हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे ठंडा पानी पीना अवॉइड करेंगे, एसी में बैठना थोड़ा सा कम करेंगे। अगर स्ट्रेस की या एंग्जाइटी की वजह से हेडेक हो रहा है तो मोस्टली हम लोग मेडिटेशन करेंगे, हेड मसाज करेंगे, फुट मसाज करेंगे। दूसरी जो चिकित्सा बताई गई है शमन चिकित्सा। तो शमन चिकित्सा में मोस्टली हम लोग मेडिसिन्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेशेंट की नाड़ी या प्रकृति देख के पेशेंट डिसाइड करते हैं कि उसको कौन से मेडिसिन देने हैं। तो आयुर्वेद में बहुत से ऐसे चूर्ण हैं, टैबलेट्स हैं, काढ़े हैं, जिसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। उसके साथ साथ लोकल एप्लीकेशन के लिए ऑयल्स है, लेप है, जो फोरहेड पे लगाया जा सकता है। इस वजह से ऑलमोस्ट निदान परिवर्जन और शमन चिकित्सा से पेशेंट का 70 to 80% हेडेक कम हो जाता है। किसी में हमें शोधन चिकित्सा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कफ के कारण अगर हेडेक हो रहा है तो वहाँ पे हमें वमन चिकित्सा या नस्य चिकित्सा देनी पड़ती है। मोस्टली नस्य चिकित्सा हम लोग माइग्रेन में देते हैं या साइनोसाइटिस में देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नॉस्ट्रल्स में मेडिकेटेड घी या मेडिकेटेड ऑयल के कुछ बूंदे डालते हैं। दूसरी जो चिकित्सा आती है विरेचन, जिसको पित्त दृष्टि के कारण हेडेक हो रहा है वहाँ पे हम लोग विरेचन चिकित्सा देते हैं, जिसमें पेशेंट को कुछ मेडिसिन दे के लूज मोशन कराए जाते हैं, तो जिससे उसकी शरीर में प्रकोपित पित्त है वो कम होके उसका हेडेक भी कम हो जाता है। किसी पेशेंट में आमाशय दृष्टि के कारण अगर हेडेक हो रहा है तो वहाँ पे वमन देना हमें ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे पेशेंट को हम लोग काढ़े या चूर्ण पिला के वमन कराते हैं। किसी में रक्त दृष्टि के कारण अगर हेडेक हो रहा है तो वहाँ पे रक्त मोक्षण की चिकित्सा की जाती है। रक्त मोक्षण में मोस्टली हम लोग लीच थेरेपी का प्रयोग करते हैं। अगर आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से हेडेक हो रहा है तो नेत्र तर्पण करके ये चिकित्सा भी बहुत फ़ायदेमंद रहती है, जिसमें घी में या फिर मेडिकेटेड ऑयल में आइज़ को डिप करके रखा जाता है। अगर माउथ में कुछ प्रॉब्लम है और उसकी वजह से हेडेक हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग पेशेंट को कंडूश या कवर चिकित्सा देते हैं। और अगर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, हाइपरटेंशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, इसके वजह से अगर पेशेंट को पेन है तो वहाँ पे शिरोधारा ये श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। यहाँ शिरोधारा ये चिकित्सा में हम लोग पेशेंट के फोरहेड पे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मेडिकेटेड ऑयल का करते हैं, जिसके कारण पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है।
पेशेंट का एक बार हेडेक कम हुआ, हेडेक की ट्रीटमेंट होने के बाद वो हेडेक पुनः ना हो, इसके लिए आयुर्वेद में अपुनर्भव चिकित्सा बताया गया है, जिसे हम लोग प्रिवेंशन भी बता सकते हैं। तो अपुनर्भव चिकित्सा में हम लोग मोस्टली रसायन चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे रसायन चिकित्सा में हम लोग पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से च्यवनप्राश का यूज़ कर सकते हैं, कुष्मांड अवलेह यूज़ कर सकते हैं, ब्राह्मी रसायन यूज़ कर सकते हैं, या फिर चित्रखरित का प्रयोग कर सकते हैं। प्राणायाम भी पेशेंट को करना ज़रूरी रहता है। प्राणायाम में अगर उसको पेशेंट को अगर पित्त दृष्टि के कारण हेडेक हो रहा है तो हम लोग शीतली या उज्जाई सजेस्ट करते हैं। अगर वात या कफ दृष्टि के कारण हेडेक हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग कपालभाति या भस्त्रिका पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। खाने पीने में भी उसको बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। खट्टी तेज़ ऑयली चीज़ें उसको मोस्टली अवॉइड करनी रहती हैं। खाने में गाय का दूध, गाय का घी इस्तेमाल करना होता है। देन खाने में मोस्टली पुराना चावल, गेहूँ, ज्वारी, बाजरी का इस्तेमाल करना है। दालों में मोस्टली मूंग या तूर दाल का इस्तेमाल करना है। आयुर्वेद में लीफी वेजिटेबल्स वर्ज्य बताई है, तो इसके लिए हम लोग मोस्टली पेशेंट को फ्रूट वेजिटेबल्स सजेस्ट करते हैं। तो ये सब चिकित्सा से या ये जब प्रिवेंटिव मेजर्स से पेशेंट को मोस्टली हेडेक में रिलीफ मिल ही जाता है। होप ये टिप्स आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। नमस्कार।